अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आज की जो वीडियो है इसके अंदर आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश की पोम नंबर 7 म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो एक बड़ी छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी पोम है। चलिए क्लास इसको डिस्कस करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, म्यूज़िक जब उसको गाने वाली सुरीली आवाज़ें मर जाती हैं। सॉफ्ट वॉइसेस मध्यम आवाज़ें, सुरीली आवाज़ें, मधुर आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कंपोज बाय रिटन बाय पर्सी बायशे शेले। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोइट को, जिससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया होता है अबाउट द वर्क, अबाउट द पोम, अबाउट द टेक्स्ट के इसको लिखने वाले राइटर, पोइट की नेचर, उनकी हिस्ट्री हमें थोड़ा सा आइडिया देती है कि वो किस किस्म का कलेक्शन लिखने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट स्टूडेंट आपको स्लाइड में नजर आ रहा है तस्वीर के साथ, 1792 और 1822। 1792 इनका बर्थ ईयर है और 1822 इनकी डेथ है। तो अगर इससे कैलकुलेशन करते हैं तो पर्सी बायशे शेले की जो उम्र है वो है तकरीबन 30 साल, और इनकी मौत जो है वो एक एक्सीडेंट है, डूब के समंदर में इनकी डेथ हुई, जिसको बहुत सारे लोग हिस्ट्री में शायद इस बात से भी मिलाते हैं कि वो हादसा नहीं, वो खुदकुशी थी। बहरहाल जो भी है, नंबर सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ही वाज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड इज क्रिटिकली रिगार्डेड एज अमंग द फाइनेस्ट लिरिक पोएट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश रोमांटिक पोएट, असल में इनका ताल्लुक इंग्लिश लिटरेचर के जिस दौर से है वो रोमांटिज्म एरा कहलाता है। सही है, रोमांटिज्म एरा। और रोमांटिज्म एरा के फाउंडर जैसे कि आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको हम पोइट ऑफ नेचर भी के तौर पे जानते हैं, वो उसके फाउंडर हैं। बेसिकली रोमांटिज्म एरा के जो पोइट हैं उन्होंने अपनी जो पोइट्री जो भी लिखी, जिसमें बड़े माने माने शायर, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी बायशे शेले, जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरन, बहुत सारे पोइट शामिल हैं जिन्होंने ब्यूटी, इटर्नल ब्यूटी को और नेचुरल ब्यूटी को अपनी पोम के अंदर जो है अपने कलेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट किया है। और बेसिकली ये जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं वो है इमोर्टैलिटी, वो चीज़ जो हमेशा मौजूद रहे, इटर्नल। तो ये उन्हीं में से एक है, उन्हीं चार मशहूर पोइट में से एक हैं जिनका ताल्लुक रोमांटिज्म एरा से है, और ये इंग्लिश लिटरेचर के लिरिक पोइट भी कहलाते हैं। और लिरिक पोइट्री वो पोम कहलाती हैं जो सम सॉर्ट ऑफ सॉन्ग लाइक क्वालिटीज रखती है। अच्छा, नंबर थर्ड पार्ट इनका जो है, ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ लॉर्ड बैरन एंड अ generous admirer of John Keats, whose death moved him to write the great elegy Adonais। ये एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड लॉर्ड बैरन के रहे। लॉर्ड बैरन, जिनका जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं इंग्लिश लिटरेचर में, रोमांटिज्म एरा में, उनके ये एक दोस्त रहे जिनकी दोस्ती से इनकी पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी पैदा हुई। और ये बहुत बड़े एडमायरर थे जॉन कीट्स के। जॉन कीट्स जिनकी डेथ इनसे एक साल पहले हुई, और जॉन कीट्स की डेथ जो है वो एक बीमारी से हुई थी। अच्छा, इससे जॉन कीट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे लाइन्स फ्रॉम एंडीमैन, जिसके बाद की सेकेंड ईयर इंग्लिश की पोम है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पर्सी बायशे शेले उनके दोस्तों में से थे और उनके एडमायरर भी थे, उनको अप्रिशिएट भी करते थे। और यही वजह थी कि जॉन कीट्स की डेथ के बाद उन्होंने एक बड़ा मशहूर डेथ सॉन्ग, जिसे हम एलेजी कहते हैं, डेथ सॉन्ग एडोनाइस लिखी। बेसिकली एडोनाई एक जो है हिब्रू बाइबल में लॉर्ड गॉड के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। 14 पॉइंट उनका थोड़ा सा जो है आपको उनके मजहब की रिफ्लेक्शन देगा। जैसे कि पहला पॉइंट उनका बर्थ ईयर, डेथ ईयर था। दूसरा उनका जो एरा था रोमांटिज्म एरा था। नंबर सेकंड, वो किसके क्लोज फ्रेंड थे, किन किन बड़े बड़े शायरों के, और किन की डेथ ने उनको सदमा दिया या एक एलर्जी लिखने पे मजबूर किया। नंबर फोर्थ पॉइंट पे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि पर्सी बायशे शेले को एक्सपेल किया गया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलके वहां पे एक पंफलेट पब्लिश करके छाप बांट दिया। उस पंफलेट का नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। बेसिकली एथिज्म एक एक आप कह लें कि एक रिलीजन टाइप है जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से इनकार किया जाता है। अच्छा, इसमें से ए हटा दे तो थीज्म, जो थीस्ट कहलाता है, वो जो खुदा को मानने वाले हैं, जैसे मोनोथीस्ट एक खुदा को मानने वाले हैं, पॉलीथीस्ट एक से ज़्यादा खुदा को मानने वाले।
एथिज्म बेसिकली कहा जाता है जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से इनकार किया जाए। ये बाय बर्थ तो क्रिश्चियन थे, लेकिन बाद में इनके सोचों में तब्दीली आई, मजहबी सोचों में, और ये एथिस्ट हो गए और उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से इनकार किया और एक पम्फलेट लिख के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बंटवा दिया, जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसकी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। इनके साथ एक और भी इनके दोस्त थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो 4 पॉइंट आपके सामने हैं, ये थोड़ा सा आपको इनके थोड़ा सा हिस्ट्री उनकी देते हैं कि वो क्या क्या अपने ज़िंदगी में क्या क्या करते हुए आए, किस वजह से मशहूर हुए, कौन उनके साथी थे और क्या उनकी ज़िंदगी के मेजर इवेंट थे। अब स्टूडेंट्स पोम पे आते हैं जिसका नाम है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये भी इंग्लिश लिटरेचर के उन पोइट में से एक है जिनको उनकी डेथ के बाद थोड़ा सा रिगार्ड मिला। डूइंग हिज लाइफ टाइम ये वो रिगार्ड को नहीं छू सके जिसके वो मुस्तहिक थे, या जिसके इनका काम मुस्तहिक था। अच्छा स्टूडेंट, तो क्या लिखा हुआ है कि म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई इज अ मेजर पोएम बाय पर्सी बायशे शेले, written in 1821 and first published in posthumous poem of Percy Bysshe Shelley in 1824 in London। ये posthumous जो बेसिकली कहा जाता है, ये उस चीज़ों को कहा जाता है जो लेट हो, मतलब जिसका वक्त गुजर चुका हो, लेट जिसे हम मरहूम कहते हैं, मरने के बाद, मतलब इस तरीके से कि ये चीज़, ये जो पोम है जो 1824 में लिखी गई, 1822 में इनकी डेथ हुई और ये पोम छपी 1824 में, सही है, पहली दफ़ा। तो ये एक इनके मरने के बाद ये पोम जब छपी तो इनको वो रिगार्ड मिली, इसलिए इनको पॉस्टमस पोम के अंदर शामिल किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसके बाद हम पोम की तरफ बढ़ेंगे जो बड़ी छोटी सी पोम है। क्या लिखा हुआ है, दिस पोम is one of the most anthologized, influential and well known of Shelley work। Anthologized बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये एक खास किस्म का कलेक्शन होता है, सही है, जो कि आपके जो भी म्यूजिकल या जो भी आपका लिटरेरी वर्क है उसके आप कलेक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एंथोलॉजी कहलाती है। एंथोलॉजी, सही है ना, जैसे शॉर्ट पोम्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, वो तमाम चीज़ें। तो ये पोम भी उनके उन सारे कामों में से एक है, बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, बड़ी जानी मानी है। बहुत सारी जगहों पे ये भी कहा जाता है कि पर्सी बायशे शेले ने ये पोम जो है अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद उनकी याद में लिखी, जिनकी 2 शादियां थी। बहरहाल ये सब चीज़ें तो आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, इससे तो बहुत सारी बातें हैं, और ये वेल नोन थे, और ये पोम बड़ी वेल नोन थी शेले के कामों में से एक। अब आगे आते हैं पोम पे। इसमें ये जो पोम है ये 2 स्टैंजास में मौजूद है, और इन 2 स्टैंजास में इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है वो ट्रू लव का कंसेप्ट दिया है, और ट्रू लव के साथ साथ इन्होंने बात करी है सेपरेशन ऑफ बिलव्ड वन। हमारे अपने, हमारे प्यारे जब हमसे अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका अगर प्यार हमसे या हमारा प्यार उनसे सच्चा होता है तो वो प्यार उनकी यादों को हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रखता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि सच्चा प्यार कैसे हमेशा जिंदा रहता है और आपके प्यारों के चले जाने के बाद भी उनसे जुड़ा हुआ प्यार कभी खत्म नहीं होता, इस चीज़ को समझाने के लिए उन्हें एक बड़ी छोटी सी पोम जो इन डेप्थ बड़ी ही मीनिंगफुल है उसको इन्होंने बयान किया 2 स्टैंजास में और 3 एग्जाम्पल्स के साथ। इसमें तो 2 एग्जाम्पल पहले स्टैंजा के अंदर मौजूद है। जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, although when sweet violets sicken live within the sands they quicken। म्यूजिक, नगमे, जिसको गाने वाली मधुर आवाजें खत्म हो जाती हैं लेकिन वो नगमे हमेशा हमारी यादों में वाइब्रेट करते हैं, गूंजते हैं, इको करते हैं। although when sweet violets sicken, वॉलेट फ्लावर स्वीट, मीठी, कह रहे स्वीट वॉलेट जो एक मीठे खुशबू देने वाले फूल हैं, उन्होंने कहा उसकी खुशबू सिकन, उन्होंने कहा कि वो फूल जो मीठी मीठी खुशबू देने वाले हैं वो मुरझा जाते हैं। सिकन, सिकन वैसे बीमार पड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मरने के लिए, फेड करने के लिए, फेड हो जाते हैं। तो कह रहे उसकी जो खुशबू है
वो ख़त्म हो जाती है, बट लिव विद इन द सेंस, लेकिन वो हमारे एहसासात में, सही है, हमारी यादों में जितनी तेज़ी से आते हैं वैसे वो महफूज रहते हैं। अच्छा, क्विकन का वैसे तो मतलब होता है तेज़ी से कोई चीज़ का अंदर आना ना, क्विकन तेज़ी से, सही है ना। लेकिन यहाँ जो है इसको एक मेमोरी के सेंस में लिया गया कि लिव विद इन द सेंस दे क्विकन, मतलब वो हमारी यादों के अंदर जिंदा रहते हैं। अच्छा, ये जो इसका स्टेंजा है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने यहाँ दो चीज़ों को डिस्कस किया, म्यूज़िक को और खुशबू को। उन्होंने एग्जाम्पल दी अपने इस क्या कहते हैं, अपने इस आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए कि म्यूज़िक जो हमें सिंपली टच करता है और वो हम पे एक बड़ा गहरा और कभी ना ख़त्म होने वाला असर छोड़ जाता है, और वो चीज़ जो फीलिंग हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है। इसी तरीके से कुछ फूल जो बहुत खूबसूरत महक खुशबू रखते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, फ़ौरन से हमारे अंदर उसकी खुशबू समा जाती है। वो अगर मुरझा भी जाए, उनका कलर धीमा भी पड़ जाए, तो वो खुशबू हमारे एहसास से नहीं ख़त्म हो सकती। तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टैंजा नंबर 1 में समझाया। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 2 पे, जिस पे लिखा हुआ है, रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड आर ही फॉर द बिलव्स बैड, एंड सो दैट थॉट व्हेन thou art gone love itself shall slumber on। अच्छा, रोज लीव व्हेन द रोज इज डेड, यहाँ तीसरी एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, गुलाब के पत्तों। इन्होंने कहा गुलाब जिसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, उसकी बड़ी रिगार्ड होती है, उसकी बड़ी खुशबू की एक अहमियत होती है, लेकिन जब उन्हीं फूलों को हम अपने प्यारों की, या बिलव बेड जो है प्यारों की कब्र के लिए, ग्रेव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बिलव्ड बेड, क्योंकि यहाँ जो है सेपरेशन की, चले जाने की, मर जाने की बात हो रही है। और हीप का मतलब होता है ढेर लगाना। इन्होंने कहा कि रोज जिसकी अपनी एक अहमियत होती है, जब वो बागों में लगे होते हैं, दरख्तों पे लगे होते हैं, फूल अपने पौधों पे लगे होते हैं, खुशबू दे रहे होते हैं, उसकी एक बड़ी अहमियत होती है। सिंबल ऑफ लव कहते हैं, सिंबल ऑफ ब्यूटी भी बहुत सारे लोग उसको कह रहे हैं। लेकिन जब ये फूलों को, इनकी पत्तियों को कब्रों में बिछाया जाता है तो उसकी खुशबू के साथ साथ एक रिस्पेक्ट में भी इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से हमारे अपने, मैं जरा इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमारे अपने जब हमसे जुड़े हुए होते हैं, उनकी कदर, उनकी अहमियत उस वक्त भी होती है। शायद हम में से कुछ लोग उनकी अहमियत, उनकी कदर दिल में रख पाते हैं, बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी अहमियत, उनकी रिगार्ड जो दिल में होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ रोज लीव से उन्होंने सिंबलाइज किया है हमारे अपनों को। और आगे क्या कह रहे हैं, हमारे अपनों से मुखातिब होकर जो चले गए, एंड सो डाई थॉट, डाई का मतलब योर, और आपका ये ख्याल है, व्हेन दो आर गॉन, जब आप हमें छोड़ के चले गए, यू आर डेड, चले गए, तो आपके चले जाने से आपका प्यार, आपके एहसास सब खत्म हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लव इटसेल्फ शैल स्लम्बर ऑन, स्लम्बर मतलब सोना, वो प्यार आपका अभी भी हमारे अंदर मौजूद है, पैसिव मूड में। कहते हैं ना, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं है, जाने वालों के साथ कोई जाता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरने वाला मर गया तो अपने साथ अपना प्यार भी लेके चला गया, या कोई हमें छोड़ के चला गया तो वो भी अपना प्यार हमसे जुदा कर गया, ऐसा नहीं है। उनका प्यार हमारे दिल में हमेशा है, शायद पैसिव मूड में चला गया है, कहीं सो रहा है। अगर उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ आंखों के सामने आए या दिमाग में आए तो वो प्यार दोबारा जाग जाएगा, वो एहसास दोबारा जाग जाएंगे, और वो चीज़ हमेशा बढ़ रही है। एक बड़ी अहमियत है समझने की हम सब के लिए कि प्यार, लव जो है वो, और जो अट्रैक्शन है वो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। तब आप अगर इस तरीके से कहें तो अट्रैक्शन अगर आपको किसी एक चीज़ से होती है तो इनिशियली शायद आपको ज़्यादा होती है, लेकिन डे बाय डे ग्रेजुअली उसकी अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो प्यार होता है तो उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। अब इसमें भी इन्होंने जो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस का जिक्र किया है वो
गुलाब का किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुलाब से यहाँ वो सिंबलाइज कर रहे हैं हमारे अपनों को, हमारे प्यारों को। इन्होंने यही बात करी कि जब तक फूल अटैच है अपने पौधों से उसकी एक अहमियत है, उसकी एक खुशबू है, लेकिन जब उनको तोड़ के हमारे प्यारों की कब्र पे बिछा दिया जाता है तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है। उन्होंने यही बताया कि जो हैप्पीनेस है, हमारे यादों की जो खुश जो कहते हैं ना, हमारे अपने प्यारों की यादों की जो खुशियाँ हैं, वो हमारे लिए बड़ी अहम है। और उनका स्ट्रांगली बिलीव है इस चीज़ पे कि कोई भी बंदा अगर किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, किसी भी शख्स से प्यार करता है तो उसके चले जाने से उसका प्यार ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमेशा वो प्यार जिंदा रहता है और अपने आबोताब से चमकता है। तो क्लास, ये जो पोम थी म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, इसमें इन्होंने बस दो ही चीज़ों को समझाने की कोशिश करी कि सच्चा प्यार क्या है, वो कभी ख़त्म नहीं होता किसी के चले जाने या मर जाने के बाद, और सेपरेशन ऑफ बिलव्ड वन को इन्होंने यहाँ तीन चीज़ों से समझाने की कोशिश की। क्लास, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर सवाल पेपर्स में पूछे जाते हैं। परसेप्शन ऑफ द पोएट अबाउट द सेपरेशन ऑफ बिलव्ड वन, अपने प्यारों की सेपरेशन के बारे में पोएट की क्या परसेप्शन थी, क्या एग्जाम्पल्स उन्होंने दी, थीम क्या थी और सेंट्रल आइडिया। तो क्लास, ये थी हमारी सेकेंड ईयर इंग्लिश की पोम नंबर 7, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, रिटन बाय पर्से बायशे शैले। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नई पोम के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।